हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज या फिर रोमांटिसिज्म को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रोमांटिसिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था, यानी कि एक साहित्यिक आंदोलन था दैट एम्फसाइज्ड इंडिविजुअलिज्म एंड इमोशन, जो कि जोर देता था इंडिविजुअलिज्म पर यानी कि व्यक्तिवाद पर और इमोशन पर। The Romantic era lasted from the end of the 18th century to the middle of the 19th century, यानी कि जो रोमांटिक एरा थी वो कब से कब तक थी? एंड ऑफ द 18th सेंचुरी से लेकर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी तक, यानी कि 1798 से लेके मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी लगभग 1850 ईस्वी तक के आसपास का समय। बट इट्स इफेक्ट्स आर स्टिल एविडेंट थ्रू आउट मॉडर्न लिटरेचर, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो मॉडर्न लिटरेचर पर भी देखा जा सकता है। रोमांटिक वर्क्स वर अ रिएक्शन टू द एज ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि जो रोमांटिक वर्क्स थे वो रिएक्शन थे। किस चीज के प्रति रिएक्शन थे? एज ऑफ एनलाइटमेंट के प्रति एंड द एडवांसिंग इंडस्ट्रियल एज। और देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शहरों में बनने लगी थी, जिसमें काम करने के लिए गांव से लोग शहर में आते थे और यहाँ पर काम करते थे। तो एक तरीके से समाज में बहुत बदलाव हो रहा था और उसी का रिएक्शन था रोमांटिक वर्क्स, यानी कि रोमांटिक एज। एज ऑफ एनलाइटमेंट मतलब न्यू क्लासिकल एज, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो आगे देखते हैं। A time in which science and rationalization began to take firmer hold in the public consciousness। देखिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुई थी? कि जब साइंस काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने लगा था, नए भाप इंजन बन गए थे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई थी और इन मिल्स में, इन इंडस्ट्रीज में काम करने लोग आते थे। यानी कि साइंस और रेशनलाइजेशन यानी कि तर्कवाद में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसका समाज पर प्रभाव पड़ने लगा था और इसने पब्लिक कॉन्शियसनेस पर अपनी ग्रिप बहुत मजबूत कर ली थी। तो ऐसे ही समाज में और जो आपका एज ऑफ एनलाइटमेंट थी यानी कि न्यू क्लासिकल एज थी, इन दोनों के रिएक्शन के रूप में रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये भी है कि रोमांटिक एज जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करती थी। फॉर एग्जांपल, जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो फाउंडर हैं रोमांटिक एज के, वो रेलवे ट्रैक के सब जगह बिछाए जाने का बहुत विरोध करते थे, वो रेल का विरोध करते थे। ठीक है, तो आइए देखें आगे। रोमांटिक लिटरेचर चैलेंज दिस न्यू वेव, यानी कि रोमांटिक लिटरेचर ने इस न्यू वेव ऑफ आइडियाज की जो है को चैलेंज किया, इसका विरोध किया या इसके सामने चुनौती प्रस्तुत की by telling stories rooting in emotion, nature and idealism। और ये जो नए आइडियाज थे इनको किस तरीके से रोमांटिक लिटरेचर ने चैलेंज किया? ऐसी स्टोरीज सुनाकर जो कि इमोशन, नेचर और आइडियलिज्म से जुड़ी हों, या जिनकी रूट में, जिनके जड़ में इमोशन, नेचर और आइडियलिज्म हो। इंग्लिश रोमांटिसिज्म बिगैन इन ग्रेट ब्रिटेन। तो इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी with the emergence of poets like वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेली, यानी कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन और पी.बी. शेली जैसे पोएट्स के उभार के साथ या इनके उभरने के साथ रोमांटिसिज्म की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। The 1798 publication of lyrical ballads includes works of Wordsworth and Coleridge। देखिए, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 1798 में लिरिकल बैलेड का जो पब्लिकेशन हुआ था, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के वर्क इंक्लूड थे, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर इस बुक को पब्लिश किया था एंड लॉन्च द रोमांटिक मूवमेंट। और इसी बुक से जो है रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इसके पहले तक न्यू क्लासिकल एज थी और इसके पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द पीक ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक एरा इन द 1810s, यानी कि 1810, 11, 12 का जो समय था, उस समय में रोमांटिक एरा जब अपने पीक पर थी, द वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टन टुक सेंटर स्टेज। तो उस समय में जेन ऑस्टन का जो वर्क था उसने सेंटर स्टेज ले लिया था, यानी वो बिल्कुल केंद्र में आ गया था। जेन ऑस्टन की आपने नॉवेल पढ़ी होगी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और जेन ऑस्टन को वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर माना जाता है, नॉवेलिस्ट माना जाता है।
लेकिन सच्चाई ये थी कि अपने सभी वर्क को जेन ऑस्टिन ने एक नकली नाम के साथ पब्लिश किया था। इसकी वजह ये थी कि वो एक महिला थी और उस ज़माने में फीमेल राइटर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था। तो अगर लोगों को पता होता कि ये वर्क किसी फीमेल राइटर का है तो लोग उसे पढ़ते ही ना। इसी डर से जो है उन्होंने नकली नाम से, किसी आदमी के नाम से, पुरुष के नाम से अपने वर्क को पब्लिश किया हुआ था। एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। अब हम उन तत्वों के बारे में, उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रोमांटिक वर्क में मौजूद होते हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्स कॉमन टू मोस्ट रोमांटिक वर्क्स, यानी कि 6 एलिमेंट कॉमन है ज़्यादातर रोमांटिक वर्क में। ये हैं द कॉमन मैन, यानी कि पहली बात तो इसमें एक साधारण आदमी होता है। द आइडियलाइजेशन ऑफ वुमन, और महिलाओं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इंडिविजुअलिटी होती है, यानी व्यक्तिवाद होता है। आइसोलेशन मतलब एकांत में रहते हैं। नेचर प्रकृति है। और पैथेटिक फैलेसी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बहुत आता है कि पैथेटिक फैलेसी पर नोट्स लिखें, तो इसको अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले हम देखेंगे द कॉमन मैन या वुमन, पहला एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म में। रोमांटिक राइटर्स फेल्ट दैट द एवरेज रीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय देयर वर्क्स, यानी कि जो रोमांटिक राइटर थे वो ऐसा महसूस करते थे कि जो एवरेज रीडर है वो समर्थ होना चाहिए उनके वर्क को वो समझ सके और एंजॉय कर सके। इसके पहले जो नियो क्लासिकल पोएट होते थे वो ऐसा लिखते थे कि आम आदमी के समझ के बाहर हो, जितना डिफिकल्ट होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। जबकि इसके बाद जब रोमांटिक एज शुरू हुई तो इसके पोएट चाहते थे कि उनके वर्क को आम आदमी समझ सके और एंजॉय कर सके। दिस सेंटिमेंट ऑफन एक्सटेंडेड टू द रिलेटेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स दे क्रिएटेड, और इसी सेंटिमेंट की वजह से जो है वो जो कैरेक्टर्स क्रिएट करते थे वो आमतौर पर कोई कॉमन मैन या वुमन ही होता था, जिससे कि लोग खुद को उससे जोड़कर चीज़ों को देख सकें। तो ये था हमारा पहला एलिमेंट। अगला है द आइडियलाइजेशन ऑफ वुमन, ठीक, यानी महिलाओं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। द एक्सेप्शन टू द कॉमन वुमन इज रोमांटिक इन रोमांटिक लिटरेचर वॉज द आइडियलाइज वुमन। तो जो एक्सेप्शन था कॉमन वुमन का रोमांटिक लिटरेचर में वो क्या था, वो आइडियलाइज्ड वुमन था, यानी यहाँ पर वुमन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। रोमांटिक राइटर्स वुड रिप्रेजेंट सर्टेन फीमेल कैरेक्टर्स एज इनोसेंट, यानी कि जो रोमांटिक राइटर थे वो प्रेजेंट करते थे फीमेल कैरेक्टर्स को, कुछ खास फीमेल कैरेक्टर्स को जो है प्रेजेंट करते थे, जैसे कि वो इनोसेंट होती थी। नाइव बंडल ऑफ परफेक्शन, नाइव मतलब वैसे नौसिखिया होता है, लेकिन यहाँ नाइव मतलब कोई बहुत जिसे दुनिया की धूर्तताओं छल कपट के बारे में कुछ पता ना हो, तो महिला जो होगी वो नाइव होगी बिल्कुल, और बंडल ऑफ परफेक्शन होगी, यानी बिल्कुल परफेक्ट। दैट नीडेड शेल्टरिंग, और ऐसा होगा कि उसे शेल्टरिंग की ज़रूरत है, मतलब हर किसी को उसे आश्रय देना चाहिए। एंड इन सम केसेस आउटराइट वर्शिप, बल्कि कुछ केसेस में तो इन महिलाओं को वर्शिप किया जाना चाहिए, वो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं कि हर किसी को उन्हें वर्शिप करना चाहिए। अगला है इंडिविजुअलिटी। कैरेक्टर्स एंड देयर इंटरनल लाइफ्स वर अ प्रायोरिटी फॉर रोमांटिक राइटर, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं और जो उनकी इंटरनल लाइफ होती है वो प्रायोरिटी थी रोमांटिक राइटर्स की, यानी कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका कैसा जीवन वगैरह है, इन सब को महत्व दिया जाता था। जबकि जो न्यू क्लासिकल एज थी उसमें इंडिविजुअल के बजाय सोसाइटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। दे गेव रीडर्स एक्सेस टू द कैरेक्टर्स इनर मोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर, और इस ज़माने के जो राइटर थे रोमांटिक एज के, वो रीडर को पहुंचाते थे कैरेक्टर की इनर मोस्ट थॉट्स तक और उसके डिजायर्स यानी उसकी इच्छाओं तक। अगला है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एकांत में होना। तो आइसोलेशन एंड इट्स अकम्पनिंग मेलंकली प्लेड अ की रोल इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ रोमांटिक कैरेक्टर्स, यानी कि जो आइसोलेशन है, जो एकांत है, और उसके साथ जुड़ी हुई जो मेलंकली है, यानी जो दुख है, जो विलाप है, वो की रोल प्ले करता है रोमांटिक कैरेक्टर्स में और इसके ऑथर्स में भी, यानी कि एकांत या अकेले में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आमतौर पे जो है इंसान अपने बारे में सोचता है या नेचर को एंजॉय करता है तो लोगों के साथ थोड़ी एंजॉय करता है, वो अकेले में होता है तभी वो पेड़ को, नदियों को, पहाड़ों को एंजॉय कर सकता है। दिस लोनलीनेस एंड
एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो अकेलापन है और बाकी दुनिया से जो रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी से जो कटाव है, गिव्स द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर को देता है ए वे टू एक्सप्रेस द यूनिकनेस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड थॉट, जिससे कि वो अपनी यूनिकनेस और अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि आप कोई भी वर्क देखें, जैसे फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही मशहूर पोयम है डैफोडिल्स, आई वॉन्डर लाइक ए क्लाउड। तो इसमें है क्या कि जो राइटर है वो कल्पना करता है कि वो एक बादल का टुकड़ा है जो आसमान में उड़ते हुए जा रहा है। फिर वो झील के पास एक पहुंचता है, देखता है नीचे झील है जिसके किनारे डैफोडिल्स फूल हैं जो कि हवा चलने से ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अकेले ही हो सकती हैं, आप 10 लोगों के साथ जाके ये सब नहीं सोच सकते हैं। तो इसीलिए आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नेचर। नेचर वॉज अ सोर्स ऑफ एंडलेस इंस्पिरेशन एंड ब्यूटी फॉर रोमांटिक राइटर, यानी कि जो नेचर है वो सोर्स है या स्रोत है एंडलेस इंस्पिरेशन और ब्यूटी का रोमांटिक राइटर्स के लिए। तो यानी कि रोमांटिक राइटर्स को इंस्पिरेशन और ब्यूटी मिलती थी नेचर के माध्यम से। दे ऑफन व्यूड नेचर एज अ टीचर, वो अक्सर नेचर को देखते थे एक टीचर के रूप में, ए लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी, और एक जीती जागती एंटिटी के रूप में, ए गॉड और गॉडेस, जो कि कोई गॉड या गॉडेस है, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम ऑल, या फिर वो इन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया भी वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल, तो उसमें आप देखेंगे कि वो बादल बन के गए हैं, उनको झील फूल हवा सब कुछ दिख रहा है, तो नेचर ही है ये। तो नेचर से वो इंस्पिरेशन लेते थे। इसका मतलब इस पोएम का मुख्य तत्व ही यही है कि जब मैं अकेले में बैठता हूँ, कभी भी दुखी होता हूँ, तो मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ और मुझे वही डैफोडिल्स डांस करते हुए दिखते हैं और जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो नेचर इनके लिए जो है बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आगे, हाँ, तो और जो मैंने कहा था पैथेटिक फैलेसी, इस पे अक्सर शॉर्ट नोट्स आती है। तो क्या है पैथेटिक फैलेसी, देखें। दिस इज एन ऑफ शूट ऑफ द रेवरेंस फॉर नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक वर्क, यानी कि जो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक वर्क में, यानी जो नेचर की प्रधानता है रोमांटिक वर्क में, नेचर की उपस्थिति जो हमेशा बहुत होती है, जो भी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया, उसी का ये एक ऑफ शूट है, यानी कि बाई प्रोडक्ट है। उसी की वजह से पैथेटिक फैलेसी भी आती है। पैथेटिक फैलेसी इज अ टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ये एक किस्म का पर्सोनिफिकेशन की एक टाइप है, वेयर रोमांटिक राइटर्स एट्रीब्यूटेड ह्यूमन फीलिंग्स, जिसमें कि रोमांटिक राइटर क्या करते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स दे देते हैं एंड थॉट्स, और ह्यूमन थॉट्स दे देते हैं टू एस्पेक्ट ऑफ नेचर, किसी नेचर के एस्पेक्ट्स को। ठीक है, यानी कि कोई नेचुरल एस्पेक्ट है, कोई चीज़ है जिसको राइटर्स इंसानों जैसी फीलिंग्स और इंसानों जैसे विचार दे देते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, इन द पोएम आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, जिसे कि आप डैफोडिल के नाम से भी जानते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, विद द टाइटल इटसेल्फ गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू अ क्लाउड, इसमें जो है क्या हो रहा है कि राइटर ने एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इसके टाइटल में ही दी हुई है क्लाउड को, यानी बादल को। देखो बादल को क्या पता कि वो अकेला घूम रहा है कि सबके साथ घूम रहा है, उसे क्या पता कि वो झील देख के बड़ा खुश हो रहा है, हवा देख के खुश हो रहा है, और उसे डैफोडिल्स का डांस देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक, ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है बादल के लिए। तो यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी गई है क्लाउड को। अगला है द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। लिटरेरी रोमांटिसिज्म ऑनर्स यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन, यानी कि जो लिटरेरी रोमांटिसिज्म है वो सम्मान देता है यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस को, जैसे कि लव, लॉस, ट्रायम्फ एंड फेलियर। लव मतलब प्यार, लॉस मतलब किसी चीज़ को खो देना, ट्रायम्फ मतलब विजय, और फेलियर मतलब पराजय। दीज वर्क्स डिड नॉट सेंटर ऑन बोल्ड रिलीजियस स्टेटमेंट्स और साइंटिफिक थियरीज, और ये जो वर्क हैं यानी कि जो रोमांटिक वर्क हैं, ये कोई रिलीजियस स्टेटमेंट पे यानी कि धार्मिक चीज़ों पर और साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित नहीं हैं। इंस्टीड दे हाईलाइट अ कलेक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी, बल्कि ये हाईलाइट करते हैं कलेक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी को, नैतिकता को, एंड राइट वर्सेस रॉन्ग, और क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। दे एग्जिस्टेड एज एसेसिबल पीसेज ऑफ लिटरेचर दैट फीचर्ड द कॉमन मैन एज ए कैरेक्टर, और ये एग्जिस्ट करते हैं एक ऐसे लिटरेचर के ऐसे वर्क को जिसे असेस किया जा सकता है, यानी जिसे आप समझ सकें, ऐसा लिटरेचर है जिसमें कि कॉमन मैन को कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है,
टू अट्रैक्ट द कॉमन मैन एज ए रीडर, जिससे कि जो कॉमन इंसान है रीडर के रूप में वो इस कॉमन मैन जैसे कैरेक्टर की ओर अट्रैक्ट हो सके, उसे पढ़ सके और उसको समझ सके इस लिटरेरी वर्क को। द फंक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक, तो द फंक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म में कि एक कॉमन मैन जो है इसको समझ सके। आगे है कि द रिजल्ट वॉज दैट ऑर्डिनरी पीपल वर कंसिडर्ड वर्दी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उन्हें भी वर्दी माना जाने लगा, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड इवन सेलिब्रेशन, यानी एक साधारण इंसान को भी रिस्पेक्ट के काबिल माना जाने लगा। और यहाँ तक कि मतलब एक साधारण इंसान भी खुद को सेलिब्रेट कर सकता है, साधारण होना भी एक अच्छी बात है। इसके पहले तो कोई भगवान है, तो कोई राजा है, तो कोई सम्राट है, ऐसे ही लोग होते थे, कोई साधारण इंसान होता ही नहीं था। तो पहली बार साधारण कैरेक्टर भी आए। रोमांटिक वर्क्स ऑल्सो अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ नेचर, इसके अलावा नेचर की वैल्यू को अंडरस्कोर किया रोमांटिक वर्क ने। इन द रिचनेस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, क्योंकि ये समृद्ध बनाता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को, तो ये वैल्यू है नेचर की। एज वेल एज द नीड फॉर आइसोलेशन टू अटेन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके अलावा और किस चीज़ को बहुत वैल्यू दी? आइसोलेशन यानी एकांत की आवश्यकता को, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अटेन कर सके, यानी उसे पा सके। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए एकांत भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।